और अब वक्त यूके प्राइम का है। ऋषिकेश में 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से प्रशासन में हड़कंप मच गया। एम्स के जनसंपर्क अधिकारी हरीश मोहन थपलियाल जी ने मामले को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पहला मामला रुद्रप्रयाग के गांव का है, जहां 58 साल का व्यक्ति 31 मई को मुंबई से ऋषिकेश पहुंचा था। दूसरा केस पुरकाजी मुजफ्फरनगर निवासी एक 26 साल के युवक का है और तीसरा मामला पुरकाजी मुजफ्फरनगर निवासी एक 25 साल की महिला का है। ये दोनों मरीज बीते 1 जून को एम्स ओपीडी में आए थे, जिनकी रिपोर्ट बुधवार को पॉजिटिव आई। तो 3 कोरोना के मामले ऋषिकेश एम्स में आए हैं। एम्स के जनसंपर्क अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी और ये भी बताया कि ये लोग बाहर से लौटे थे, इसमें एक महिला है। और अब चूंकि लगातार कोशिश यही है डॉक्टर्स की, स्वास्थ्य विभाग की, मेडिकल टीम की, कि जल्द से जल्द उन लोगों को रिकवर किया जा सके, ठीक किया जा सके जो इसकी चपेट में हैं। और तब से उत्तराखंड में मामले ज़्यादा बढ़े जब प्रवासियों को लाने का सिलसिला शुरू हुआ और कई ऐसे मामले हैं इसमें जो दूसरे राज्यों से जुड़े हैं, यानी बाहर से जो लोग लौटे थे उनमें कोरोना की रिपोर्ट जो है उनकी ज़्यादातर पॉजिटिव आई। ऐसे मामलों की संख्या काफ़ी है। तो यहाँ 3 मामले आए। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, सावधान किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि बिना मास्क लगाए घर से बाहर ना निकलें, घर से बाहर यदि जाएं तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, बेवजह घरों से बाहर ना जाएं, जितना हो सके दूसरों के संपर्क में आने से बचें। तो एम्स के जनसंपर्क अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी कि 3 मामले ऋषिकेश एम्स में कोरोना पॉजिटिव के आए, जिसके बाद प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है और इनकी कोशिश यही कि जल्द से जल्द इन्हें रिकवर किया जा सके, ठीक किया जा सके। रजनीश हमारे साथ हैं। रजनीश, ऋषिकेश में 3 नए मामले आए हैं और अगर पूरे उत्तराखंड की बात करें, ऋषिकेश की बात करें तो क्या हालात हैं, कितने मामले आए, किस तरीके से लोगों को अवेयर किया जा रहा है? चूंकि 3 मामले आए हैं, तीनों की ट्रैवल हिस्ट्री बताई जा रही है कि बाहर से आए थे। जी, जिस तरह से प्रवासी उत्तराखंडियों को उत्तराखंड लाने की जिस तरह से जो है कवायद सरकार ने की थी और जिस तरह से उत्तराखंड पहुंचे हैं प्रवासी उत्तराखंडी, तो उसके बाद से लगातार पॉजिटिव संख्या जो है, हमारी संख्या बढ़ती चले गई है कोरोना पॉजिटिव की। तो जिससे राज्य सरकार के जहां स्थिति इस वक्त जो है मेडिकल को लेकर के बड़ी सख्त हो गई है, निगरानी भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है कि किस तरह से जिनको जो है रोकथाम की जाए। लेकिन फिर भी एम्स की स्थिति की अगर आज हम बात करें तो एम्स के अधिकांश बेड जो है पूरे जो है फुल हो चुके हैं और अब जो राजकीय चिकित्सालय ऋषिकेश है उसको भी अधिग्रहित करने के लिए सरकार जो है तैयारी कर रही है कि अगर मरीजों की संख्या बढ़ती है तो राजकीय चिकित्सालय को भी अधिग्रहित किया जा सकेगा। रजनीश, इसके अलावा चूंकि राहत काफ़ी दी गई है, अनलॉक 1 की तरफ देश बढ़ रहा है, उत्तराखंड में भी तमाम तरह की राहत दी गई होंगी। ऐसे में लोग कितने अवेयर हैं इस बात को लेकर कि अभी कोरोना का संकट टला नहीं है, बस काम करने की राहत मिली है? जी, ये कहा बिल्कुल आपका कहना सही है कि इस मामले में क्या है कि राज्य सरकार ने जिस तरह से सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक का समय जो है लॉकडाउन को खोलने का रखा गया है और रोज जो है वो सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक लोग, कुछ अनावश्यक लोग हैं जो सड़कों पर निकल आते हैं और घूमने जा रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं। चलिए, तो इसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि कोरोना पॉजिटिव की संख्या इस तरह से संक्रमण फैलने का खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। शुक्रिया रजनीश जानकारी के लिए। तो एम्स के जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि ऋषिकेश एम्स में 3 कोरोना पॉजिटिव के मामले आए और कोशिश ये है कि उन्हें जल्द से जल्द रिकवर किया जा सके। उत्तराखंड कांग्रेस के उपाध्यक्ष ज्योत सिंह बिष्ट ने पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज पर आपदा प्रबंधन कानून का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि सतपाल महाराज होम क्वारंटीन का उल्लंघन करते हुए राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में शामिल हुए, जिससे प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ कई मंत्री और अधिकारियों में कोरोना का संकट जो है गहराने लगा है। वो भी चूँकि जाहिर सी बात है कि जो पॉजिटिव है उसके संपर्क में आए हैं तो चिंता ज़रूर बढ़ जाती है। उन्होंने सभी मंत्रिमंडल की बैठक में मौजूद लोगों के कोरोना के सैंपल लेने के साथ होम क्वारंटीन करने की मांग की और नैतिकता के आधार पर सरकार को अविलंब इस्तीफा देने की मांग की। वाले क्वारंटीन किए जाते हैं, होम क्वारंटीन,
और 21 तारीख और 29 तारीख को 2 बार सतपाल महाराज जी कैबिनेट की बैठक में जाकर के 2-2 घंटे तक उस बैठक का हिस्सा होते हैं। उसमें राज्य के मुख्यमंत्री जी और मंत्रीगण और वरिष्ठ नौकरशाह होते हैं। तो 2 घंटे अगर कोई कोरोना संक्रमित एक स्थान पर रहेगा और उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं, अब सरकार कह रही कि वो लो रिस्क में आ गए, उनको होम क्वारंटीन नहीं होना है। तो भाई ये सरकार 2 नियम से चलती है। मेरा सवाल है कि क्या ये सारे लोग कोरोना प्रूफ हैं? क्या इन पर आपदा प्रबंधन एक्ट जिससे पूरा देश गवर्न हो रहा है, ये उससे हट करके उससे ऊपर है? मेरी नजर में इन्होंने आपदा प्रबंधन एक्ट का उल्लंघन किया, इन्होंने होम क्वारंटीन का उल्लंघन किया, इन्होंने जो है लॉकडाउन का उल्लंघन किया। इसलिए जिन लोगों को नजीर पेश करनी चाहिए, अगर वो कानून तोड़ते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा होने के साथ साथ नैतिकता के आधार पर इन सब लोगों को इस्तीफा देकर के सरकार को भी अपना इस्तीफा देना चाहिए। सियासत इस पर क्यों हो रही है? क्यों कांग्रेस सरकार को घेर रही है, जबकि ये किसी के साथ भी हो सकता है? लापरवाही को लेकर जरूर उन्होंने कहा, लेकिन सियासत अब किस ओर आगे बढ़ रही है? सुनील, आप सुन पा रहे हैं? सुनील तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। हम फिर कोशिश करेंगे उनसे संपर्क हों और वो विस्तार से बता पाएं कि आखिर सियासत क्यों। चूंकि कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष ने ये कहा कि नैतिकता के आधार पे इस्तीफा देना चाहिए, और ये भी कहा कि बड़ी लापरवाही सतपाल महाराज ने की है, तो पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज पर कार्रवाई की मांग कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। होम क्वारंटीन का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है और कहा कि नैतिकता के आधार पर उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। तो कांग्रेस उपाध्यक्ष ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज पर कार्रवाई की जाए। होम क्वारंटीन का उल्लंघन करने का भी उन पे आरोप लगाया गया और कहा कि नैतिकता के आधार पे सतपाल महाराज को, इस पूरी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। तो सियासत इस पर होने लगी है। क्योंकि आपको ये भी जानकारी दे दे कि सतपाल महाराज, उनकी पत्नी और उनके यहाँ काम करने वाले 17 लोगों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद वहाँ हड़कंप मच गया और अब कांग्रेस इस पर सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज पर भी कार्रवाई की मांग कर रही है। उन्होंने कहा कि उन्होंने होम क्वारंटीन का उल्लंघन किया है। रुद्रपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर अचानक चलती कार में आग लग गई। इस दौरान कार चालक ने बामुश्किल कार से कूदकर अपनी जान बचाई। मौके पर पहुंची पुलिस और अग्निशमन वाहन ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक कार पूरी तरह जल चुकी थी। ये तस्वीरें देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कैसे देखते ही देखते ये कार आग के गोले में तब्दील हो गई और चंद मिनटों में सबकी आंखों के सामने ये जलकर राख हो गई। जिस वक्त इस गाड़ी में आग लगी उस वक्त दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। वाहन जो इधर थे वो यहीं ठहर गए, जो उस तरफ थे वो वहीं रुक गए। लिहाजा काफ़ी देर तक जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो चरमराती हुई नजर आई। और दमकल विभाग की टीम जब तक यहाँ पहुंची तब तक आग ने विकराल रूप ले लिया था और तब तक पूरी तरीके से ये कार जो है वो आग के गोले में तब्दील होकर राख हो चुकी थी। क्वारंटीन हुए मरीजों के साथ जसपुर प्रशासन द्वारा भद्दा मजाक किया जा रहा है। यहाँ मरीजों को समय पर ना तो खाना मिल रहा है और ना ही उनकी कोई देखरेख की जा रही है। इतना ही नहीं, मरीजों को एक दिन पुराना भोजन परोसा जा रहा है, जिसकी शिकायत कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। गंभीर आरोप है और ऐसे आरोप कई जगह लोगों ने प्रशासन पर लगाए कि आखिर उनका कसूर क्या है। यदि उन्हें क्वारंटीन किया गया है तो कम से कम खाना तो ठीक से दें। तो मरीजों की प्रशासन की तरफ से कोई देखरेख नहीं की जा रही है। कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत की गई है खाने की गुणवत्ता को लेकर और यहाँ पे ये लोग प्रशासन से नाराज नजर आए। तो मरीजों की प्रशासन की तरफ से
कोई देखरेख नहीं की जा रही और इसी को लेकर लोग नाराज़ हैं और शिकायत कर रहे हैं कि जो उन्हें खाना दिया जा रहा है वो सही नहीं है और वक्त पे खाना नहीं दिया जा रहा। कई बार उन्होंने शिकायत की लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं। तो मैं इसको क्रॉस चेक कराऊंगा, अदरवाइज मैं जितनी देख के आ रहा हूँ सब मैंने जो वहाँ पे रह रहे हैं उनसे भी बात की थी, सब संतुष्ट हैं, बहुत अच्छा खाना दे रहे हैं। यहाँ इवन आपके यहाँ वाले सेंटर में जहाँ भी गया था, आप ही के यहाँ के स्थानीय एनजीओ खाना बनाने से लेकर खाना सर्व करने तक भी अपनी मदद दे रहे हैं। अपने उन्होंने युवा साथियों को वहाँ लगा रखा है प्रॉपर सुरक्षात्मक उपायों के साथ, अच्छा खाना मिल रहा है। और कहीं एक जगह ऐसी भी बात आई थी किसी और ज़िले में कि वो 3 टाइम खाना नहीं मिल रहा है, 2 ही टाइम मिल रहा है। उसको भी हम लोगों ने इंश्योर कराया है कि नहीं 3 टाइम दें, ब्रेकफास्ट भी दें और दोनों मील भी दें। तो जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि सब ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है और लोग यहाँ तस्वीरें खींच के वीडियो बना के शिकायत कर रहे हैं उस खाने को दिखा के जो उन्हें दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि खाने की गुणवत्ता सही नहीं है, उसकी क्वालिटी सही नहीं है और 1 दिन पुराना खाना दिया जा रहा है, उन्हें बासा खाना दिया जा रहा है और वक्त पे नहीं दिया जा रहा। इस तरीके के भी कई गंभीर आरोप रुद्रपुर में क्वारंटीन हुए मरीजों ने प्रशासन पर लगाया। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी वो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, सब चीज़ें ठीक है, व्यवस्था बेहतर है। जहाँ से शिकायत आई थी कि 3 वक्त का खाना नहीं दिया जा रहा, वहाँ पे 3 वक्त का खाना भी मुहैया करा दिया गया। तो प्रशासन इस पर अपना पल्ला झाड़ रहा है। शाहिद हमारे संवाददाता हैं इस पर। शाहिद, तस्वीरें सामने हैं, कुछ लोगों ने वीडियो बनाया है, तस्वीरें खींची हैं और खाने को लेकर सवाल उठाया, लेकिन प्रशासन कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। क्या सच्चाई है यहाँ की? राइट बताऊंगा, क्वारंटाइन सेंटर जो बनाए गए हैं जयपुर के अंदर, क्वारंटाइन सेंटर है। यहाँ से जो लोग वहाँ पे एडमिट थे उनके द्वारा वीडियो बनाया गया था और जो वीडियो वायरल किया गया था, उन लोगों का ये कहना था कि यहाँ पे जो खाना है हम लोगों को बासी खाना दिया जा रहा है और लगातार हम लोग यहाँ पे खाने के लिए फोन करते हैं तो हम लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा। लेकिन उसके बाद जो हम लोग यहाँ के प्रशासन से बात की तो उनके द्वारा जो बताया जा रहा है, जो कुमाऊं कमिश्नर उनका इस तरीके की शिकायतें हैं वो गलत है। हमारे द्वारा टाइम टू टाइम यहाँ से खाना दिया जा रहा है। अजय, तो ऐसे में इसकी सच्चाई क्या है? क्योंकि लोग जब कह रहे हैं और प्रशासन मान नहीं रहा तो फिर कैसे कार्रवाई होगी? क्या ये जरूरी नहीं था कि एक टीम बनाई जाती, जांच की जाती कि अगर कोई शिकायत कर रहा है तो कम से कम उसे देखा जाता? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा जो ये आर्यन हॉकी कुमाऊं कमिश्नर है, इनके द्वारा एक टीम बनाई गई है और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि टीम के जो लोग हैं उनके द्वारा ये भी कहा है कि इसमें जांच की जाए, इसमें कितनी सच्चाई है और जो लोग हैं वहाँ पे खाना टाइम से पहुंचना चाहिए, किसी की भी ऐसी शिकायत नहीं आना चाहिए कि हम लोगों को बासी खाना मिल रहा है। कुमाऊं कमिश्नर द्वारा टीम बना दी गई है और उनके द्वारा ये भी कहा है इस तरीके की किसी ने हरकत की है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शाहिद, कितने यहाँ पे क्वारंटीन सेंटर है, कितने लोग उस सेंटरों में रह रहे हैं और क्या ये वो लोग हैं जो बाहर से लौटे थे या फिर इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, ये वो लोग हैं? राइट बताना चाहूंगा, उधम सिंह नगर के अंदर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो यहाँ से संक्रमित हो। जो भी लगभग 91 के आसपास है टोटल के टोटल बाहर से हैं। जो बाहर से लोग आ रहे थे उनको बॉर्डर पे पकड़ा जा रहा था, क्वारंटाइन किया जा रहा था। क्वारंटाइन के बाद यहाँ से उनका सैंपल भेजा जा रहा था, ब्लड सैंपल वहाँ से जिन लोगों के रिपोर्ट नेगेटिव आ रही थी उनको होम क्वारंटाइन कर दिया जा रहा था और उसी में से ये लोग हैं जिनके पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी तो इनको क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। यहाँ पे सत्संग एक व्याह से सत्संग के अंदर भी लोगों को रखा जा रहा है, URD है वहाँ रखा जाता है, पन्नगर है वहाँ क्वारंटाइन सेंटर और जसपुर में क्वारंटाइन सेंटर बना रखा है। शायद ये बड़ा गंभीर आरोप है कि मतलब जो खाना उन्हें दिया जा रहा है उसकी गुणवत्ता सही नहीं है, बकायदा वीडियो बनाया गया और फिर भी प्रशासन की तरफ से पल्ला झाड़ के कह देना कि नहीं सब कुछ ठीक है, हम मुहैया करा रहे हैं। कई जगह से ऐसी शिकायतें आई थी कि 3 वक्त का खाना क्यों नहीं मिल रहा, 3 वक्त का खाना मुहैया कराया, तो लापरवाही देखी जा रही है। क्या उम्मीद करें, इसमें सुधार होगा या यूं ही चलता रहेगा? जी बिल्कुल, राइट बताना चाहूंगा, लगातार कई ऐसे क्वारंटाइन सेंटर है वहाँ से शिकायत आती है कि हम लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा है और जो कई लोग ऐसे हैं कि वीडियो भी सोशल मीडिया पर बना के भेज रहे हैं, जिससे कि देखा जा रहा है कि प्रशासन द्वारा ये कहा जा रहा है कि हमारे द्वारा लगातार खाना दिया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की चूक है। प्रशासन के द्वारा जो भी कुछ अधिकारी हैं उनकी जो मॉनिटरिंग है पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पा रही है, इसकी वजह से शिकायतें आ रही हैं। लेकिन यहाँ के जो जिलाधिकारी हैं नीरज सरवाल, उनका भी साफ तौर पर कहना है अगर इस तरीके की कोई भी शिकायत आएगी और कोई भी अधिकारी जिन लोगों को वहाँ पे नोडल अधिकारी बना रखा है और जो साथ ही साथ जो वहाँ पे लोग हैं जो इसकी देखरेख कर रहे हैं उन लोगों को भी सीधे सतर्क कर रखा है कि इस तरीके कोई भी शिकायत आएगी तो बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया शाहिद जानकारी के लिए। तो ज़रूरी है अगर लापरवाही हो रही है तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
तो देश में लॉकडाउन को धीरे धीरे खोला जा रहा है। परिवहन अधिकारियों ने उन्हें 3 सवारी बैठाने की अनुमति दी है, जबकि वो पहले 9 सवारी बैठाया करते थे। और जब हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो पर उनकी समस्याओं को सुना, तब वो क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं उन्हें। करीब 2.5 महीने से थमे विक्रमों के पहिए अब सड़क पर धीरे धीरे चलने शुरू हो गए हैं। ऐसे में उन तमाम लोगों के से बात करेंगे जो इसके चालक हैं, उनकी क्या राय है, क्या सवारी उनको मिल पा रही है, सवारी अगर मिल पा रही है तो कितने देर में मिल पा रही है, और कितने सवारी को बैठने की अब इजाजत राज्य सरकार ने उनको दी है। हमें सवारी ने 3 सवारी की इजाजत दे रखी है, 3 सवारी की दे रखी है, और इसमें 1-1 घंटे बाद एक नंबर आ रहा है। कोई एक ही सवारी लेके जा रहा है, कोई 2 सवारी लेके जा रहा है, किसी को अगर मिल गए 3 मिल गई, वरना नहीं है सवारी। पहले जो किराया था करीब 9 सवारी बैठती थी विक्रम में, अब मुश्किल से बमुश्किल 3 सवारी ही बैठ पा रही है। ऐसे में किस तरह आप गुजारा चला रहे हैं, क्योंकि तेल तो अभी भी उतना ही डलता है। तेल तो उतना ही पड़ रहा पूरा, और मैं जैसे पहले 150 गाड़ी चल रही थी, तो इस समय 10 या 12 गाड़ी चल रही है। सिर्फ 150 गाड़ी में 10-12 गाड़ी चल रही है, और ज्यादा नहीं चल पा रही गाड़ियां। तो काम ही नहीं है तो क्या आदमी चलाएगा। शहर भर में तकरीबन 800 के करीब विक्रम हैं, और अभी तकरीबन कितना विक्रमों का संचालन हो रहा होगा। मुश्किलन से 10 तो विक्रम का धर्मपुर रोड के संचालन हो रहे, और 30-35 माजरे का होंगे, ऐसे कमले रोड का 2-4-5 होंगे। इससे 10-15 से ज्यादा नहीं हो चल रहे हर एक रोड पर। जो सवारी है वो क्या ये पूछ रही है कि आपने विक्रम को सैनिटाइज किया या नहीं किया, इस तरह के सवाल कर रही है। सैनिटाइज तो हम लोग अपने आपस में रखे हुए हैं, ड्राइवर लोग हम लोग रखे हुए हैं। अपना जिस किराया सवारी उतरते हैं उस समय हाथ धो लेते हैं साबुन से, सैनिटाइज वगैरह कर लेते हैं, यही कर सकते हैं। क्या चुनौती मानते हैं इसको कि कोई सा व्यक्ति संक्रमित हो सकता है आपके विक्रम में? इसका कोई भरोसा नहीं है, कौन सा आदमी संक्रमित है कौन सा नहीं है, इसका कोई पता नहीं चलेगा। लेकिन अपने आप को सुरक्षित रहना चाहिए, अपना थोड़ा सा दूरी बना करके रहो, जो भी काम करो अपना दूरी बना कर रहो, बस यही हो सकता है बचाव के लिए। जिस तरह से ये तमाम लोग अपनी समस्याएं बता रहे हैं, हालांकि एक चुनौती तो है, लेकिन इस चुनौती के साथ हमें जीना भी सीखना होगा। देहरादून से अपने सहयोगी राजन बड़ोला के साथ मैं सुनील राज, प्राइम न्यूज। तो लॉकडाउन के बाद जब से अनलॉक 1 लगाया गया है, तब से समस्त धर्मों के लोगों की निगाहें सरकार पर टिकी हुई हैं। अनलॉक 1 घोषित होने के बाद केंद्र सरकार द्वारा 8 जून से सभी धार्मिक स्थल खोले जाने का आदेश दिया गया है, जिसमें सभी धार्मिक स्थलों पर सोशल डिस्टेंस बनाए रखने की भी अपील की गई है। धार्मिक स्थल खोले जाने को लेकर सभी समुदाय के लोगों में खुशी है, तो वहीं अलग अलग समुदाय के धर्म गुरुओं ने धार्मिक स्थल पर कोरोना महामारी को देखते हुए लोगों से संयम बनाने की अपील करी और कहा कि सोशल डिस्टेंस का पालन जरूर करें। तो टिहरी गढ़वाल की कीर्तिनगर तहसील के अंतर्गत लॉकडाउन के दौरान अवैध कब्जा कर दुकानें बनाने का मामला सामने आया, जहां राजस्व कर्मियों की कोविड-19 जिम्मेदारियों में व्यस्त रहने का फायदा उठाकर ग्राम पंचायत की जमीन पर अवैध कब्जा कर दुकानें बनाई जा रही थी। मामले का संज्ञान लेते हुए उप जिलाधिकारी ने जमीन की जांच के लिए तहसीलदार और 2 राजस्व उप निरीक्षकों को मौके पर भेजा। राजस्व नक्शों पर आधारित जांच रिपोर्ट में पता चला है कि जमीन ग्राम पंचायत रामपुर के अंतर्गत आती है और नगर पंचायत द्वारा किया जा रहा निर्माण अवैध है। आज मुझे ग्राम सभा रामपुर की प्रधान सरोजनी देवी के माध्यम से एक शिकायत मिली कि उनकी ग्राम सभा की जमीन में कुछ अवैध दुकानों का निर्माण हो रहा है। इसलिए मौके पर पहुंचकर तहसीलदार और 2 पटवारियों के साथ हमने निरीक्षण किया और ये पाया कि वो जो जमीन है वो सही में ग्राम सभा की ही है हमारे राजस्व नक्शों के हिसाब से, और वहाँ पे नगर पंचायत द्वारा दुकानों का निर्माण करवाया जा रहा है। इसलिए मैंने तत्काल प्रभाव से दुकानों के निर्माण पर रोक लगाई है और कल हम इसमें डिमार्केशन करके नगर पंचायत अधिकारियों के सामने ही डिमार्केशन की प्रक्रिया को करेंगे और डिसाइड करेंगे कि ये जमीन ग्राम सभा की है या नगर पंचायत। ये है कि ढूंढगाड़ जो 1950 का नोटिफिकेशन है, जिसके तहत कीर्तिनगर बना ग्रामीण एरिया को छोड़कर हटाकर, तो 1950 में बना था। उसमें ढूंढगाड़ डिमार्केशन
है, सीमांकन है ढूंढघाट से, तो ढूंढघाट से हमारी सीमा शुरू हो जाती है नोटिफिकेशन के हिसाब से, एज पर इश्यूड नोटिफिकेशन यूपी गवर्नमेंट 1950। तो इस पे क्या एनओसी वगैरह उनके आरोप है कि ये हमारी जमीन पे कब्जा किया जा रहा है? अब एनओसी तो हम तब लेते कि किसी अन्य की जमीन पे हम कर रहे हो, उस हिसाब से तो हम अपने जमीन पे कर रहे हैं, क्योंकि ढूंढघाट का नोटिफिकेशन है हमारे पास। अगर वो नोटिफिकेशन चेंज हुआ है भविष्य में कभी तो बता दे जिला प्रशासन, हम उसके अनुकूल चलना पड़ेगा। भगवान सिंह हमारे संवाददाता ज्यादा अपडेट के साथ। भगवान सिंह, पूरा मामला ये क्या है जमीन कब्जाने का? राजेश, मैं आपको बता दूं, ये देवप्रयाग विधानसभा है और जो टिहरी जनपद में आता है, और श्रीनगर से पास में इसका जो कीर्तिनगर ब्लॉक है, क्षेत्र में जो कीर्तिनगर ब्लॉक है, देवप्रयाग विधानसभा है, वहाँ का ये पूरा जो मामला है। तो मामला ये है कि जो जमीन है, तो जिला पंचायत कह रहा है कि जमीन हमारी है और जिला प्रशासन कह रहा है कि जमीन हमारी है। तो कहीं ना कहीं, और जब उससे पता चला है कि वहाँ पे कुछ दुकानें, 3 दुकानें बन रही है, लेकिन वहाँ पे जब ग्रामीण के प्रधान से मेरी बातचीत हुई तो उनसे हमने कहा कि आप अपना इस संबंध में जो आपने शिकायत जो उप जिलाधिकारी से शिकायत कर रखी है, तो उसके संबंध में हमें जानकारी बताइए। तो उनका कहना है कि मैंने उप जिलाधिकारी को बता दिया गया है, संदीप तिवारी जी जो वहाँ के उप जिलाधिकारी है कीर्तिनगर के, तो उनको बता दिया गया है। और राजेश, मैं आपको बता दूं, इससे जो उप जिलाधिकारी है संदीप तिवारी, उन्होंने जांच भी दिखा दी है, लेकिन वहाँ पे जब मैं इस संबंध में पूरे अधिकारियों से बातचीत करने का है, तो वो जिला पंचायत के अधिकारी जो वहाँ पे जो कह रहे हैं कि ये जमीन हमारी है और जिला प्रशासन की नहीं है। लेकिन अब उस पे एक चीज सबसे महत्वपूर्ण की जो बात आ रही है, वहाँ पे जो दुकानें बन रही थी, जिला पंचायत अपने फायदा के लिए वहाँ पे जो शराब की दुकानें हैं उनको खुलवाने के चक्कर में है, और गाँव वाले स्थानीय निवासी उसका विरोध करने पे है। लेकिन अब ये जांच पे पता चलेगा ये जमीन जिला प्रशासन की है या जिला पंचायत की है। शुक्रिया भगवान सिंह जानकारी के लिए। तो लॉकडाउन के दौरान अवैध दुकानों का निर्माण हो रहा था, अब जो जिला प्रशासन के संज्ञान में ये मामला आया है और जल्द इस पर कार्रवाई करने की बात की जा रही है। और खबर डोईवाला से है, जहां सीएम TSR की घोषणा हुई है। डोईवाला सत्तीवाला दुधली का सड़क चौड़ीकरण शुरू हुआ है और तमाम दुर्घटनाओं के बाद सड़क के चौड़ीकरण की जो मांग है वो उठ रही थी। सड़क चौड़ीकरण से क्षेत्र के लोग काफ़ी खुश हैं और उनका कहना है कि लंबे अरसे से इस बात की मांग की जा रही थी, कई हादसे भी हुए, लिहाजा अब शासन प्रशासन ने इस बात को गंभीरता से लिया है और उम्मीद है कि आने वाले वक्त में यहाँ पे हादसे रुकेंगे। तो सड़क चौड़ीकरण से क्षेत्र के लोग काफ़ी खुश हैं। डोईवाला में सीएम त्रिवेंद्र सरकार की ये घोषणा है, जहां डोईवाला सत्तीवाला दुधली का सड़क चौड़ीकरण का काम जो है वो शुरू हुआ है। कई यहां पे हादसे हो चुके हैं, कई बार लोग शिकायत कर चुके हैं, कई बार मांग कर चुके हैं, लिहाजा अब उनकी मांग को सुना गया और यहां लोगों ने भी राहत की सांस ली है, उनके चेहरों पे भी मुस्कान है। तो कई दुर्घटनाओं के बाद सड़क चौड़ीकरण का जो काम है वो अब शुरू हुआ है। तो उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जो यहाँ दुर्घटनाएं हो रही थी वो नहीं होंगी, उन पर पूरी तरीके से रोक लगेगी। हम लोगों ने सीएम साहब को जब दूधली में आए थे और घोषणा में भी रखी थी, ये दूधली प्राथमिकता के आधार पर पहली बार हमें लग रहा है कि दूधली क्षेत्र में पहला काम हो रहा मुख्यमंत्री जी के, ये देखने में आया है। और दूधली जो आधी चौड़ीकरण रह गई थी बड़वाला से लेकर डोईवाला तक, ये हमारी प्राथमिकता के आधार पर मांग थी और हमने इस मांग को रखा और ये घोषणा में थी और हमें खुशी हो रही है कि आज इस पर काम होना चालू हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें चौड़ी कम थी और रोड में मोड़ ज़्यादा है और जंगल का रास्ता है और जानवर भी, जंगली जानवर इसमें आवागमन करते हैं, इसलिए कई बार तो लोग जानवर से भी टकरा गए हैं और कई बार ऐसी मोड़ होने के कारण साइकिल वाले भी यहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त हुए, 3 बच्चों की मौत हुई, कई दुर्घटना हो जाती है। अगर चौड़ीकरण होगा तो दुर्घटना से बचेगा। जगह जगह इसको लाइटें जैसी लगेंगे इसमें और वो उस पर काम करेंगी, जिससे यहाँ पर हमारा जो संसाधन है, ग्रामीण क्षेत्र किसान है खासतौर पर यहाँ गन्ना ले आते हैं, उनको लाभ मिलेगा। तो श्रमिक स्पेशल ट्रेनों द्वारा देश के विभिन्न राज्यों से उत्तराखंड लौटे कई मजदूरों को लक्षण के आधार पर हरिद्वार के होटल में क्वारंटीन किया गया। हरिद्वार यूथ कांग्रेस ने सरकार पर इन श्रमिकों से जबरन किराया वसूलने का आरोप लगाया। इसके विरोध में हरिद्वार सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर यूथ कांग्रेस से जुड़े कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। उन्होंने श्रमिकों को सकुशल घर पहुंचाने की मांग की
और उनका कहना है कि 3 महीने की आर्थिक तंगी झेलकर उत्तराखंड लौटे इन मजदूरों के साथ सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। साथ ही चेतावनी दी, अगर इन मजदूरों की सकुशल घर वापसी नहीं की गई तो वो सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से श्रमिकों की हितैषी बनी है सरकार, लोगों को सपने दिखा रही है, लोगों को झूठा आश्वासन दे रही है कि हम मजदूरों के हित का काम कर रहे हैं, हम श्रमिकों के हित का काम कर रहे हैं। ज़मीन पर यह है आज इन भूखे मजदूरों से, इन भूखे गरीब श्रमिकों से लूटने का काम ये कर रहे हैं। एक तरह से मैं कहूँगा कि ये इनके मानव अधिकारों का हनन है, उनकी मर्जी के खिलाफ उनको बंधक बनाकर इन होटलों में रखा जा रहा है। गरीबों के साथ अलग मानसिकता और अमीरों के साथ अलग मानसिकता। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, जब वो मजदूर बाहर से आए थे तो उनको एक तो वहाँ पर ही खाने पीने के पैसे नहीं थे, दूसरा उनसे अवैध वसूली की जा रही है, क्योंकि वो गरीब अगर मजदूर क्वारंटाइन किए गए तो ये सरकार की जिम्मेदारी है उन पैसों को देना। मसूरी शहर कांग्रेस अध्यक्ष गौरव अग्रवाल ने उत्तराखंड सरकार से मांग की है कि मसूरी और अन्य हिल स्टेशन में बाहर से आने वाले पर्यटकों की आवाजाही 30 जून तक रोकी जाए, जिससे कोरोना वायरस को फैलने से और बढ़ने से रोका जा सके। छोड़कर हमारे सारे होटल व्यापारी, होटल स्वामी, रेस्टोरेंट स्वामी से निवेदन है कि अभी 20-25 या दिन तक थोड़ा धैर्य, जैसे आपने 2.5 महीने तक है रखा, आज भी रखें, क्योंकि हमने ये देखा है जो एक आपका ट्रेंड है, जब से आपका लॉकडाउन 4 में ढील दी गई थी, लोग महाराष्ट्र से, लोग पंजाब से, लोग दिल्ली से आ रहे थे, जहां पर हमारे इस महामारी की संख्या बहुत ज्यादा है और जो दिन ब दिन बढ़ रही है। हाथ जोड़कर सारे हमारे व्यापार भाइयों से, हमारे होटलियर्स से, हमारे रेस्टोरेंट वालों से निवेदन है कि जहां आपने इतना समय धैर्य रखा, ये वाला महीना आप निकाल लीजिए और आगे देखिए 20 या 25 के बाद क्या होता है। मैं साथ में ये भी कहूंगा कि लॉकडाउन इज जस्ट अ पॉज बटन, इट इज नॉट अ सोल्यूशन या बटन, ये मैं हमेशा मानता हूं। पर आज हमारे मसूरी में ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस महामारी से हमें अपने परिवार को, इस शहर को और हमारे साथ जो लोग काम भी करते हैं उनको भी बचाना है। प्राइम न्यूज़।